की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं लेदर बैक टर्टल। लेदर बैक टर्टल, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जीवित समुद्री कच्छुओं में सबसे बड़ा होता है। जीवित समुद्री कच्छुओं में सबसे बड़ा अगर कोई कछुआ है तो वो कौन सा है? लेदर बैक टर्टल। कहाँ पाया जाता है? तो अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर में। उष्ण कटिबंधीय तथा समशीतोष्ण समुद्रों में पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण, तो इनमें तो यही पड़ेंगे तीन, अटलांटिक, प्रशांत और हिंद। प्राथमिक इसका भोजन, जो प्राथमिक भोजन है इसका, वो कौन सा है? जेलीफिश। जेलीफिश प्राथमिक भोजन है और ये सुभेद्य है, मतलब वल्नरेबल है। और साइट्स की बात करें हम तो ये साइट्स के परिशिष्ट 1 में आता है और अनुसूची इसकी फर्स्ट है। वाइल्ड टाइप प्रोटेक्शन एक्ट में अगर देखा जाए तो WPA होना चाहिए। अनुसूची 1 में है, साइट्स की परिशिष्ट 1 में है, वल्नरेबल है और खाता क्या है? जेलीफिश। और तीनों महासागरों में मिलता है, जो उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्णीय है। और जीवित समुद्र कछुओं में सबसे बड़ा है। कौन सा? लेदर बैक टर्टल। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकीय राजकोषीय हस्तांतरण, ये क्या होता है? यह जो पारिस्थितिक संकेतक होते हैं उनके आधार पर राजस्व को साझा करने की योजना या अंतर सरकारी हस्तांतरण का साधन है। ठीक है, पारिस्थितिक संकेतकों को ध्यान में रख करके राजस्व को जो साझा किया जाता है या फिर अंतर सरकारी हस्तांतरण जो किया जाता है तो वो कहलाता है पारिस्थितिकी राजकोषीय हस्तांतरण। अगला देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के बारे में जान लेते हैं। ये जो रासायनिक उर्वरक है उसका प्रयोग नहीं करता है, केंद्र द्वारा प्रायोजित है। और सबसे ज़्यादा जो ये मिशन चलाया गया है वो आप देख सकते हैं गुजरात, आंध्र, MP। ये स्कीम है, आप स्कीम वाले चैप्टर में पढ़ लेना इसको वैसे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि जो ये राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन है इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं होता है और केंद्र द्वारा प्रायोजित है। सेरल समुदाय। सेरल समुदाय के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। सेरल समुदाय क्या होता है? देखिए, अनुक्रमण के दौरान बनने और विस्थापित होने वाले प्रत्येक अनुक्रमिक समुदाय को अनुक्रम का एक चरण या सेरल समुदाय कहा जाता है। अनुक्रमण हमने देखा है, तो अनुक्रमण के दौरान बनने और विस्थापित होने वाले प्रत्येक अनुक्रमिक समुदाय को अनुक्रम का एक चरण या सेरल समुदाय कहते हैं। मतलब जो एक चरण हो जाता है उसको सेरल समुदाय बोलते हैं। अनुक्रमण के दौरान क्या होता है? या तो जीव बनते हैं या विस्थापित होते हैं। तो ये जो जीवों के बनने और विस्थापित होने का जो क्रम है या फिर इसका जो चरण है, इसी को सेरल समुदाय बोला जाता है। आगे देख लेते हैं हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट होता है, देखिए, जहाँ पर 1500 स्थानीय संवहनीय पादप हो। कितने पादप हो? 1500 प्रजातियों पादपों की, वो भी स्थानीय। और मूल प्राकृतिक वनस्पति का 30% या उससे कम होनी चाहिए। मतलब 1500 स्थानीय पादप होने चाहिए और जो मूल प्राकृतिक वनस्पतियाँ है उसका 30% या उससे कम होना चाहिए। मतलब 70% या उससे अधिक जो है वहाँ पे मूल प्राकृतिक वनस्पति नहीं होनी चाहिए। और कितने हॉटस्पॉट है? कुल 36 में से 4 भारत में, टोटल 36 है हॉटस्पॉट और भारत में कितने हैं? 4। अब भारत में 4 कौन कौन से आप देख सकते हैं। हिमालय है, इंडो बर्मा हो गया, सुंडरलैंड हो गया और श्रीलंका और पश्चिमी घाट को मिला करके हम लोग एक ही बोल देते हैं। तो ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट नहीं है।
तो हिमालय हो गया, इंडो बर्मा हो गया, पश्चिमी घाट और श्रीलंका हो गया, और सुंडालैंड हो गया। 4 कहाँ पर है? भारत में है। आगे देखते हैं। अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन। अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन, इसको बोलते हैं इमिट। जानते हैं क्या ये? इसमें मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका, इनमें मीथेन के 50 बड़े उत्सर्जकों की पहचान की गई है। कहाँ कहाँ पर? एक तो एशिया और एक अमेरिका। अमेरिका कौन सा? दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में मीथेन के 50 बड़े उत्सर्जनों की पहचान की गई है। पृथ्वी की रेगिस्तान में प्रमुख खनिजों की व्यापकता का मानचित्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में स्थापित किया गया था एमिट। रेगिस्तानों में प्रमुख खनिजों की व्यापकता का मानचित्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यह वायु में उपस्थित धूल के जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों की समझ को भी बढ़ाएगा। धूल के जलवायु पर जो प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में समझ को भी बढ़ाएगा। तो मीथेन के 50 बड़े उत्सर्जकों की पहचान की गई है। उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको वर्ड आता है इमिट, तो इमिट ने क्या किया है हाल ही में, मतलब मध्य एशिया और दक्षिण पश्चिम अमेरिका में कुछ मीथेन के उत्सर्जकों की पहचान की है और धूल के जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों की भी समझ बढ़ाएगा। अगला देखते हैं मोटा अनाज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था पिछले साल, तो देख लेते हैं। एपेडा का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026 तक मोटे अनाज के निर्यात को 2000 करोड़ करना है। 2026 तक हमें मोटे अनाज को कितना करना है? 2000 करोड़। ठीक है। कम से कम 100 देशों में निर्यात करके इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। कितने देशों में करेंगे हम लोग? 100 देशों में निर्यात करेंगे। इसकी खेती कार्बन फुटप्रिंट को कम करती है। मोटे अनाज की खेती कार्बन फुटप्रिंट को कम करती है। ठीक है। ग्लूटेन मुक्त होता है ये मोटा अनाज, ग्लूटेन मुक्त होता है। और कौन सा है ये? सीलिएक रोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये सीलिएक, ये रहा ना, सीलिएक रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और देख लेते हैं इसके बारे में। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम मधुमेह की रोकथाम में सहायक है। मधुमेह की रोकथाम में सहायक है और आयरन, जिंक, कैल्शियम के अच्छे स्रोत होते हैं ये। भारत इसमें मोटे अनाज के शीर्ष 5 निर्यातक देशों में शामिल है। और भारत में देखो, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और एमपी में मोटा अनाज काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। इकोफिन, इकोफिन क्या होता है? किसी जीव के नए वातावरण में आने पर उसके द्वारा प्रदर्शित पहली प्रतिक्रिया या फेनोटाइप है। यह परिवर्तन अस्थायी होते हैं। कोई भी जीव नए वातावरण में आने पर उसके द्वारा प्रदर्शित पहली प्रतिक्रिया, किसी जीव के नए वातावरण पर आने पर उसके द्वारा दी गई पहली प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? फेनोटाइप। और ये जो परिवर्तन होते हैं ये अस्थायी होते हैं। पहली बार जो आता है इकोफिन बोलते हैं इसको। इकोटाइप, इकोटाइप क्या होता है? एक फेनोटाइप है जो किसी जीव के नए वातावरण में बहुत लंबे समय तक रहने के कारण उत्पन्न होता है। इकोटाइप एक क्या है? फेनोटाइप है जो मतलब बहुत लंबे टाइम तक अगर एक जगह पे कोई जीव रह लेता है तो उसमें ये चीज़ें उत्पन्न हो जाती है, उसको इकोटाइप बोलते हैं। किसी जीव में बाहर से दिखाई देने वाले कई लक्षणों जैसे लंबाई, आंख की पुतलियों का रंग, व्यवहार आदि को फेनोटाइप। अगर एक जगह पे बहुत टाइम तक रह लिया और तब उसमें उत्पन्न हो रही है कोई चीज़ नए वातावरण में, तो उसको बोलते हैं इकोटाइप। और फेनोटाइप बोलते हैं कि जैसे
किसी जीव में बाहर से दिखाई देने वाले कायिक लक्षण जैसे लंबाई, आँख, पुतलियों का रंग, व्यवहार आदि को फेनोटाइप कहते हैं। लाइट मेटल्ड अल्ट्राबेस अल्बाट्रॉस, क्या है ये? अल्बाट्रॉस, लाइट मेटल्ड अल्बाट्रॉस, ये क्या है? हाल ही में रामेश्वर के तट पर, कहाँ पर? रामेश्वर के तट के निकट अंटार्कटिका का स्थानीय पक्षी है ये। अंटार्कटिका का स्थानिक पक्षी कौन सा है? लाइट मेटल्ड अल्बाट्रॉस, अंटार्कटिका। दक्षिण महासागर का परिध्रुवीय क्षेत्र इस समुद्री पक्षी का मूल पर्यायवास है। दक्षिण महासागर, दक्षिण भारत का परिध्रुवीय क्षेत्र इस समुद्री पक्षी का मूल पर्यायवास है। यह ग्रीष्म ऋतु के दौरान दक्षिण की ओर जहाँ तक हिमावरण रहता है वहाँ तक ठंडे अंटार्कटिका जल में भोजन की खोज करता है। और ये संकटापन्न है, जनजाति है, ठीक है। दक्षिण महासागर का परिध्रुवीय क्षेत्र इस समुद्री पक्षी का मूल पर्यायवास है। यह ग्रीष्म ऋतु के दौरान दक्षिण की ओर जहाँ तक हिम आवरण रहता है वहाँ तक ठंडे अंटार्कटिका जल में भोजन की खोज करता हुआ जाता है। अंटार्कटिका का स्थानिक पक्षी, स्थानिक समुद्री पक्षी लाइट मेटल्ड अल्बाट्रॉस। अगला है बुगुन लियोसियल। बुगुन लियोसियल कहाँ पे मिलता है? अरुणाचल प्रदेश का देशज पक्षी है ये। कौन सा? बुगुल, बुगुन लियोसियल। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला पक्षी, स्वतंत्रता के बाद पहला पक्षी किसने खोजा? रमन्ना अत्रेय ने। रमन्ना अत्रेय ने। नाम बगुन समुदाय के सम्मान में, बुगुन लियोसियल। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है ये। और हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें 5 दिवसीय उत्सव मनाया गया बुगुन लियोसियल को लेकर के। बुगुन लियोसियल, बुगुन लियोसियल देशज पक्षी है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता जाता है। बुगुल लियोसियल, बुगुन लियोसियल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला पक्षी है। रमन्ना अत्रेय ने इसको खोजा है और नाम है इसका बुगुन समुदाय के सम्मान में। अगला है विक्रम एस। मिशन प्रारंभ के तहत विक्रम एस आया था। मिशन प्रारंभ भारतीय निजी क्षेत्र के प्रथम कीर्तिमान को चिन्हित करता है। भारतीय निजी क्षेत्र के प्रथम कीर्तिमान को, निजी क्षेत्र का प्रथम कीर्तिमान है। इंजन इसमें कलाम है और 3D प्रिंटेड ठोस थ्रस्ट लगा है इसमें। विक्रम एस, विक्रम प्रारंभ के तहत भारतीय निजी क्षेत्र के प्रथम कीर्तिमान को चिन्हित करता है। इंजन कलाम 80 है और 3D प्रिंटेड ठोस थ्रस्ट लगा है इसमें। इसमें फनसेट नामक उपग्रह है। विक्रम एस का कुछ हिस्सा स्कूली विद्यार्थियों द्वारा निर्मित किया गया है। विक्रम प्रक्षेपण यान सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षाओं में 290 kg से 560 kg तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। 290 से 560 किलो तक। यह 3 ग्राहक उपग्रह अंतरिक्ष लेकर जाएगा। 3 ग्राहक उपग्रह भी लेकर जाएगा। तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड में शामिल किया गया है। WP और साइट्स की जो परिशिष्ट होते हैं उसमें 1 में है ये। और व्यवहार्य आबादी केवल चंबल अभ्यारण्य में, जो यूपी, राजस्थान और MP में है। चंबल में पाया जाता है। चंबल अभ्यारण्य जो है वहाँ पे मीठे जल के मगरमच्छ होते हैं घड़ियाल, स्वच्छ जल में मिलते हैं ये।
और सिंध व इरावदी नदी से विलुप्त हो चुके हैं। सिंध व इरावदी नदी में भी ये विलुप्त हो चुके हैं और केवल चंबल अभ्यारण्य में मिलता है, जिस तरीके से यहाँ लिखा गया है, घड़ियाल चंबल अभ्यारण्य। ठीक है। अगला है भारतीय मगर या लंबी थूथन वाला मगर। भारतीय मगर या लंबी थूथन वाला मगर, ये वल्नरेबल होता है मगर, और WP और साइट्स की द्वारा परिशिष्ट वन में होता है और पूरे भारत में मिलता है और भूटान में विलुप्त हो चुका है ये। एक तो होता है लंबी थूथन वाला मगर और दूसरा होता है खारे जल के मगर। खारे जल के मगर जो है ये सबसे बड़े जीवित सरीसृप और मगर है। इनको सरीसृप भी बोलते, सरीसृप में आते हैं ये खारे जल के जो मगर है ये मगर। और पूर्वी तट के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में दुर्लभ, पूर्वी तट पे मिलता है, पूर्वी तट पे मिलता है खारे जल के मगर। पूर्वी तट के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में दुर्लभ है। दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के खुंडा क्षेत्र में तो कहाँ मिलेगा, दक्षिणी पूर्वी एशिया में मिलते हैं ये, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के खुंडा क्षेत्र में मिलते हैं। और लिस्ट कंसर्न में आते हैं। घड़ियाल किस में आ रहे थे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, और मगर किस में आ रहे हैं, लिस्ट कंसर्न में। आगे बढ़ते हैं। टिड्डियाँ, टिड्डियों का थोड़े दिन पहले काफ़ी आतंक था भारत में। तो टिड्डियाँ की भारत में चार प्रकार की टिड्डियाँ हैं भारत में। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक तो है बॉम्बे लोकस्ट, दूसरी है प्रवासी टिड्डे, इनको बोलते हैं लोकल माइग्रेटोरिया। एक होते हैं मरुस्थलीय टिड्डे, इनको बोलते हैं सिस्टोसेरका ग्रेगेरिया। और एक होते हैं ट्री लोकस्ट, इनको बोलते हैं एनाक्रीडियम एसपी। टिड्डे जो है बहुभक्षी होते हैं, एकिडीडे वंश से संबंधित है। तो आपको ये दो चीज़ें तो ध्यान रखनी है। एक तो एकिटीडे वंश, एकिटीडे टिड्डा आ रहा है ना, तो टीडे में कौन सा एक ही और लगा दो, एकिटीडे वंश। ये होते हैं बहुभक्षी होते हैं ये। और सेरोटोनिन के स्राव से तो क्या करती है, सेरोटोनिन का स्राव करती है ये, सेरोटोनिन, ये ध्यान रखना है, सेरोटोनिन का स्राव करती है टिड्डियाँ, सेरोटोनिन का स्राव करती है, जिससे ये मिलनसार होती जाती है और एक साथ चलती है। ठीक है, तो एकिटीडे वंश हो गया, बहुभक्षी हो गया, ये दो चीज़ें ध्यान रखना है। एक सेरोटोनिन का स्राव करती है, ये ध्यान रखना है। और 4 प्रकार है भारत में, अब आप याद रख सकते हो तो बिल्कुल करिए। एक तो बॉम्बे लोकस्ट हो गया, एक प्रवासी टिड्डे हो गया, एक मरुस्थलीय टिड्डे हो गया और एक ट्री लोकस्ट हो गया। तो आप इन में याद रखिए, क्योंकि इनके वैज्ञानिक नाम जो है वो तो याद रखना थोड़ा सा टफ लग रहा है। तो आप तो ये ध्यान रखिए, मरुस्थलीय होते हैं, प्रवासी होते हैं, बॉम्बे लोकस्ट होते हैं और ट्री लोकस्ट होते हैं। आगे देखते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कहाँ पर है, लद्दाख से हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में किन्नौर तक। लद्दाख से हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में किन्नौर तक है। और इसको कोल्ड डेजर्ट का जो दर्जा मिला था वो 2009 में दिया गया था। इसमें पिनवेली नेशनल पार्क, किब्बर, सरचू और चंद्रताल आदि शामिल है। तो कोल्ड डेजर्ट में क्या क्या आएगा, पिनवेली आ जाएगा, किब्बर, सरचू और चंद्रताल। सरयू नदी अयोध्या में है, वो अलग है, और ये सरचू है, सरचू और चंद्रताल, किब्बर और पिनवेली नेशनल पार्क, तो ये भी इसमें शामिल है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में। और 2009 में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था लद्दाख से हिमाचल प्रदेश दक्षिण में किन्नौर तक।
तो कुल डिजिट का ध्यान रहेगा। कुछ जानवरों के नाम भी दे रखे हैं, लेकिन आप पहचान सकते हैं, जैसे हिमालयन, तिब्बती, ऐसा कुछ इनके आगे लगा हुआ है, तो उससे आप पहचान जाएंगे कि यहाँ मिल रहे होंगे। कुछ जोन है, जैसे बैथी पेलेजिक जोन। बैथी पेलेजिक जोन ये कैसा होता है? 1000 से 4000 तक की गहराई में होता है बैथी पेलेजिक जोन। हमने कल पढ़ा था, जैसे एक तो लिटोरल था, एक लिम्नेटिक था, एक प्रोफंडल था। ये कहाँ था? सबसे ऊपर वाला ये था, जहाँ तक प्रकाश जाए वहाँ वो वाला, और ये सबसे नीचे का ठंडा और गहरा। अब बात करते हैं बैथी पेलेटिक जोन। यहाँ के समुद्री जीव जो होते हैं प्रकाश के अभाव में अधिकांशतः काले या लाल रंग के होते हैं। औसत तापमान यहाँ पे जो है 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है किसमें? बैथी पेलेजिक जोन में। ये 1000 से 4000 मीटर तक की गहराई में होता है। ये जैव संदीप्ति द्वारा ये प्रकाशित होता रहता है। और एक होता है हडाल पेलेथिक। तो ये हडाल पेलेथिक ये 6000 से भी नीचे होता है। तो हडाल पेलेथिक बहुत नीचे होता है, और बैथी पेलेजिक जो है ये 1000 से 4000 के बीच में होता है। ये ध्यान रखना है। सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचता, तो जो जीव होते हैं वो अधिकांशतः काले होते हैं, लाल होते हैं। कार्टेजोना के बारे में बात कर लेते हैं। कार्टेजोना जो है एलएमओ को नियंत्रित करता है। 2000 में आया था कार्टेजोना, और लागू हुआ था ये 2003 में। लागू हुआ था 2003 में, आया 2000 में था कार्टेजोना। और क्लियरिंग हाउस की भी सुविधा देता है ये कार्टेजोना। क्लियरिंग हाउस किसमें है? कार्टेजोना में है। कार्टेजोना आप लोग पढ़ लेना इसको एक बार विस्तार से, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। हॉक्सबिल कछुआ, ये प्रवासी प्रकृति के होते हैं। हॉक्सबिल भारत में अंडमान में मिलते हैं, अंडमान और निकोबार में मिलते हैं, और उड़ीसा के तट पे भी मिलते हैं हॉक्सबिल कछुआ। हॉक्सबिल कछुआ को हम रखते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, और WPA और साइट्स में ये परिशिष्ट वन में आते हैं। ठीक है। हॉक्सबिल कछुआ प्रवासी होते हैं, ध्यान रखना। हॉक्सबिल कछुआ कहाँ मिलते हैं? तो अंडमान निकोबार में मिलेंगे और उड़ीसा में मिलेंगे। हिमालयन ग्रीफोन गिद्ध, हिमालयन ग्रीफोन गिद्ध, इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रीफोन गिद्ध ये क्या करते हैं? मरे जानवरों को खाते हैं। ग्रीफोन गिद्ध कचरे के संग्रहकर्ता के रूप में इनको जाना जाता है। हिमालय, तिब्बती पठार, मध्य एशियाई पर्वतों पर ये मिलते हैं। कहाँ पर? हिमालय में मिलेंगे, तिब्बती पठारों पर मिलेंगे, मध्य एशियाई पर्वतों पर मिलेंगे। इनका प्रवास सामान्य तौर पर केवल ऊंचाई पर होता है। हिमालयन नाम ही लग रहा है ना, हिमालयन ग्रीफोन गिद्ध। ग्रीफोन गिद्ध, हिमालयन ग्रीफोन गिद्ध 2-3 बार बोलेंगे आपको याद ही हो जाएगा। हिमालयन ग्रीफोन गिद्ध कहाँ मिलेंगे? ऊंचाइयों पर मिलेंगे। और कचरे के संग्रहकर्ता होते हैं, मरे जानवरों को खाते हैं। और हाल ही में इसे तमिलनाडु के पॉइंट कैलीमर वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य में देखा गया। तमिलनाडु में कौन सा है? पॉइंट कैलीमर। तमिलनाडु का वन्य जीव अभ्यारण्य पॉइंट कैलीमर, वहाँ पे इसको देखा गया, इसलिए चर्चा में है। अगला देखते हैं मीथेन अलर्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम। मार्स उपग्रह आधारित प्रणाली है जो मीथेन के बड़े स्रोतों के बारे में सरकारी कंपनियों और ऑपरेटरों को सतर्क करेगी। क्या करेगी? मीथेन के बड़े स्रोतों के बारे में, कि मीथेन के स्रोत कहाँ कहाँ हैं, मीथेन के जहाँ भी सोर्स है उसके बारे में सरकारों को, कंपनियों को और ऑपरेटरों को क्या करेगी? सतर्क करेगी। तो मीथेन अलर्ट से आप समझ जाओगे कि मीथेन के बारे में अलर्ट करेगी कि मीथेन के सोर्स कहाँ कहाँ हैं। इसे अमेरिकी सरकार ग्लोबल मीथेन हब और बेजोस अर्थ फंड से प्रारंभिक फंड प्राप्त हुआ। फंडिंग कहाँ से हुई है? इसकी फंडिंग हुई है एक तो अमेरिकी सरकार से, अमेरिकी सरकार ग्लोबल मीथेन हब से, और दूसरा बेजोस अर्थ फंड से।
तो एक तो अमेरिकी सरकार से हो गया इसको फंडिंग, एक बेजोस से, बेजोस अर्थ फंड से, बेजोस अर्थ फंड, यहाँ से इसको फंडिंग हुई है। अमेरिकन सरकार है उसकी जो मीथेन हब है वहाँ से, और बेजोस अर्थ फंड से इसको फंडिंग हो रही है। और यूएनईपी की अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला, यूएनईपी की अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला शुरू। ठीक है, आगे आप देख लेते हैं टेरिटरी और होम रेंज की। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो टेरिटरी छोटा होता है, होम रेंज ज़्यादा होती है। पृथ्वी 6वें विलोपन से गुजर रही है, तो जान लेते हैं एक बार 5 इसके पहले के जो विलोपन है वो कौन कौन से हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं आर्डोविशियन। तो आर्डोविशियन जो है इसको आप कैसे याद करोगे, देख लेते हैं। देखिए आर्डोविशियन, तो आर्डोविशियन में आप कर सकते हो ए ऐसे करके, थोड़ा क्रम इनका अगर याद करना है तो। दूसरा हो गया लेट डिवोनियन, ए के बाद डी आता है ना, तो लेट डिवोनियन हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया परमियन ट्राइएसिक, परमियन ट्राइएसिक, ट्राइएसिक में टी ए लिखेंगे। एक हो गया अपना ट्राइएसिक जूरासिक, ट्राइएसिक जूरासिक, इसमें टी आ आएगा ना, ट्राइएसिक, फिर जूरासिक, और फिर टर्शियरी, क्रिटेशियस टर्शियरी, क्रिटेशियस वाला, क्रिटेशियस टर्शियरी हो जाएगा। यहाँ पे ट्राइएसिक जूरासिक हो जाएगा, या परमियन ट्राइएसिक हो जाएगा। तो ये दो तो आराम से याद हो जाएंगे। लास्ट में ध्यान रखना है आपको, क्रिटेशियस टर्शियरी है, और ये दोनों तो याद करने ही होंगे। सबसे ज़्यादा जो विलुप्त हुआ है, प्रजातियाँ विलुप्त हुई है, वो ही है थर्ड में, परमियन ट्राइएसिक में। सबसे ज़्यादा अगर प्रजातियाँ विलुप्त हुई है तो तीसरे विलोपन में हुई है। कितनी हुई है, 95% तक प्रजातियाँ विलुप्त हो गई थी। इसको बोलते हैं परमियन ट्राइएसिक। तो ये तो याद रह जाएगा। पहला हो गया हमारा एंड ऑर्डिविशियन, दूसरा हो गया लेट डिवोनियन, और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो परमियन ट्राइएसिक हो जाएगा। इसमें 95% तक प्रजातियाँ विलुप्त हो गई थी। फिर इसके बाद में ट्राइएसिक जूरासिक हो जाएगा, और लास्ट में क्रिटेशियस टर्शियरी हो जाएगा। तो 5 विलोपन हमारे यहाँ पे देखे गए। आगे देखते हैं यूएनईपी। यूएनईपी ने वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा है कि जंगल में लगने वाली आग की घटनाओं में वृद्धि होगी। इनका शीर्षक था नॉइस, ब्लेज और मिसमैच। वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट, कोई ना, ये तो आती रहती है। तो अभी जो करंट में इस बार जो आए उसको आपको ध्यान में रखना है। वैसे ये भी ज़्यादा पुरानी है नहीं, तो ध्यान रख सकते हैं, नॉइस, ब्लेज, मिसमैच। आगे देखते हैं, रूस भारत के लिए कच्चे लोहे का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। तो भारत अगर कच्चा लोहा सबसे ज़्यादा लेता है तो कहाँ से लेता है, रूस से। और चीन सबसे ज़्यादा उत्पादक है, चीन कच्चे लोहे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन, चीन। और भारत सबसे ज़्यादा खरीद कहाँ से रहा, रूस से। दोनों ही साम्यवादी कंट्री से। आगे देखते हैं, वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच का सैन्य अभ्यास है, और धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच का है। मालाबार तो आपको पता ही है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए जो है क्वाड वाले देश आते हैं इसमें। तैरने वाले जीव है उनको बोलते हैं नेक्टॉन्स, और तैरने वाले जो पादप होते हैं उनको बोलते हैं न्यूस्टोन। पादपों को तो क्या बोलेंगे, स्टोन, न्यूस्टोन। और जीवों को क्या बोलेंगे, टोन, नेक्टॉन्स। एक तो हो गया नेक्टॉन्स, टॉन्स आ रहा है, मतलब क्या हो गया, जीव, तैरने वाले जीव। और पादप को क्या बोलेंगे, स्टोन, न्यूस्टोन। तो ये क्या हो गया, पादप। कौन से पादप, तैरने वाले पादप। ठीक है, टुंड्रा में वर्षा बहुत ही कम होती है, 25% से कम होती है, इसलिए इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र माना जाता है, टुंड्रा प्रदेशों को।
रामसर के बारे में जान लेते हैं। रामसर जो है 1971 में अपनाया था और लागू कब हुआ था? 75 में। सचिवालय है रामसर का कहाँ पे? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड में है, ग्लैंड 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 पड़ता है स्विस में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और रामसर के लिए, रामसर क्या करता है देखो, 20,000 या अधिक जलीय पक्षियों को आश्रय प्रदान करता है। 1% व्यष्टियों को आश्रय प्रदान करता है, जलीय पक्षियों को आश्रय प्रदान करता है 20,000 या उससे अधिक को। रीसेट के बारे में जान लेते हैं। रीसेट 2009 में प्रक्षेपित हुआ था। इजराइल से हमने आयात किया था रीसेट 2। और ये आपदा प्रबंधन के अनुप्रयोगों में इसरो की क्षमता में वृद्धि करेगा। किसमें? आपदा प्रबंधन में। इजराइल से आयात किया गया था हमने और 2009 में ये प्रक्षेपित किया गया था रीसेट 2। रीसेट 1 जो है 2012 में लॉन्च किया था और ये स्वदेशी था। ऑल वेदर रडार उपग्रह है ये, ऑल वेदर रडार, रीसेट 1। तो रीसेट 2 हमारा जो था ये तो इजराइल से आयातित था और रीसेट 1 जो था ये हमने खुद स्वदेशी था। ये स्वदेशी से, ये 2012 में लॉन्च किया गया था, ये 2009 में लॉन्च किया गया था। तो वही है कि स्वदेशी था इसलिए इसका नाम 1 रखा गया और वो इजराइल से आयातित था, रीसेट 2 रखा गया। और ऑल वेदर रडार है रीसेट 1 और वो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। ठीक है। माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। यह अंडमान निकोबार में स्थित है। तो माउंट हैरियट का नाम अब क्या हो गया? माउंट मणिपुर। माउंट हैरियट का नाम अब क्या कर दिया गया? माउंट मणिपुर। माउंट हैरियट की जगह मणिपुर, हैरियट की जगह मणिपुर। ठीक है। तो माउंट हैरियट की जगह माउंट मणिपुर कर दिया गया है, अंडमान निकोबार में स्थित है ये राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है, सेव साइलेंट वैली आंदोलन चलाया गया था। एक सेव, बचाना, बचाओ होता है ना सेव का मतलब, साइलेंट वैली आंदोलन। तो कहाँ पे था ये देखिए, 1973 में शुरू हुआ था सेव साइलेंट वैली आंदोलन, 1973 में शुरू हुआ था। और एनजीओ है केरल शास्त्र साहित्य परिषद के नेतृत्व में हुआ था। ये एक एनजीओ था, केरल शास्त्र साहित्य परिषद, उसके नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ था। और इसका कारण था कि लोगों को आशंका थी कि केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के कारण साइलेंट वैली में बाढ़ आ सकती है। एक परियोजना चल रही थी केरल में विद्युत बोर्ड की, तो उससे लोगों को आशंका थी कि इस प्रोजेक्ट के बनने से केरल में बाढ़ आ सकती है साइलेंट वैली में। तो उसको बचाने के लिए लोगों ने व्यापक स्तर पर यह आंदोलन किया था। और इंडेंजर्ड लॉयन टेल्ड मकाक के पर्यायवास को लेकर चिंता सामने आई थी। तो देखिए आप, लॉयन टेल्ड मकाक ये मालाबार में मिलता है ना, इंडेंजर्ड है। इसको लेकर के लोगों में काफ़ी आशंका थी कि इसे नुकसान होगा और आसंद बांध के निर्माण की घोषणा की सरकार ने। ठीक है। तो इस तरीके से सेव साइलेंट वैली आंदोलन चला। एनजीओ था केरल शास्त्र साहित्य परिषद। 1973 में यह आंदोलन चला था, 1973, काफ़ी पुराना आंदोलन था। आगे देखिए आप, इसी तरीके से हमारे पर्यावरण को लेकर के यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं। खेजड़ली आपने सुना होगा जोधपुर का। अब देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र से होकर प्रस्तावित है ये, प्रवाहित। गुजरात से बहती है, एमपी से बहती है और महाराष्ट्र से बहती है नर्मदा। कारण था सरदार सरोवर बांध सिंचाई प्लस विद्युत। मेधा पाटेकर ने इसका नेतृत्व किया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, कौन थी? मेधा पाटेकर। केरल वाला कब हुआ था? केरल वाला तो बहुत पहले हो गया था, 73 में ही हो गया था केरल वाला तो, है ना। एपिको वाला भी पहले ही हो गया था 83 में, मतलब 10 साल बाद। किसके 10 साल बाद? किसके 10 साल बाद? केरल वाले के 10 साल बाद, सेव साइलेंट वैली के 10 साल बाद। केरल वाले का किसने किया था नेतृत्व? एक एनजीओ था केरल शास्त्र से रिलेटेड, उसने करा था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन का मेधा पाटेकर थी, मेधा पाटेकर थे। और जो एपेक का आंदोलन है इसमें क्या था? सलकानी गांव था एक,
सलकानी गांव। और यहाँ पर बच्चे वृक्ष से लिपट गए। कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले में था ये, कर्नाटक में। एपिको कहाँ था? कर्नाटक। ठीक है। और बच्चे क्या हुआ, पेड़ों से लिपट गए थे। कौन से गांव में? सलकानी गांव में। 1983 में सलकानी गांव में बच्चे पेड़ों से लिपट गए थे एपिको आंदोलन में। अगला देखते हैं आवास। आवास से बड़ा होता है पर्यावरण, वो तो होता ही है। आगे देखते हैं। आवास एक जाति को प्राथमिकता देता है, जबकि पर्यावास में कई प्रजातियां होती हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई प्राकृतिक आवास नहीं जिसमें केवल एक प्रजाति निवास करती हो। ऐसा कोई प्राकृतिक आवास नहीं है, ऐसा कोई प्राकृतिक आवास नहीं है जिसमें केवल एक प्रजाति निवास करती हो। आवास में जीवन अनिवार्य होता है, लेकिन पर्यावास में जरूरी नहीं कि जीवन हो। पर्यावरण आवास की विशेषताओं को नियंत्रित करता है। तो आवास एक तरीके से छोटा क्षेत्र हो गया। छोटा और बड़े क्षेत्र में तो इसको नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो तो थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन ये है कि आवास जो होता है ना, वहाँ पे एक जाति को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि प्रजातियाँ और भी होती है वहाँ पे, क्योंकि ऐसा तो कोई आवास है ही नहीं जिसमें एक से ज़्यादा प्रजाति ना हो, होती है। लेकिन आवास में एक प्रजाति को प्राथमिकता दी जाती है, जो कि पर्यावास जो होता है उसमें कई प्रजातियाँ होती है। और आवास में जीवन अनिवार्य है, पर्यावास में कोई ज़रूरी नहीं है। आपने एक मार्ग का नाम सुना होगा, मध्य एशियाई उड़ान मार्ग। मध्य एशियाई उड़ान मार्ग ये कहाँ है? आर्कटिक और हिंद महासागरों के बीच में है। आर्कटिक और हिंद महासागर, आर्कटिक और हिंद महासागर के बीच में है। यूरेशिया के एक बड़े महाद्वीप क्षेत्र और संबंध द्वीप श्रृंखलाओं को कवर करता है। ये पूरे यूरेशिया को कवर करेगा और जो भी महाद्वीप बीच में आएंगे उनको भी कवर करेगा। तो ये मध्य एशियाई उड़ान मार्ग आपको आर्कटिक और हिंद महासागर के बीच में देखने को मिलेगा। AEWA एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन, एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स एरिया तथा CF के बीच समझौता हुआ है 1995 में नीदरलैंड के हेग में। AEWA ये क्या है? एग्रीमेंट ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन। तो CAF और यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स के बीच में एक समझौता था नीदरलैंड के हेग में, उसको बोलते हैं AEWA। उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा, बस आप ये ध्यान रखना है कि ये जो CF होता है मध्य एशियाई उड़ान मार्ग है, ये इसमें कौन सा है? आर्कटिक से हिंद महासागर के बीच वाला एरिया है, पूरी एशिया को कवर करता है, इतना ध्यान रखना है बस। सॉफ्ट लॉक ब्याज रहित या बाजार दर से कम ब्याज वाला ऋण होता है सॉफ्ट लॉक। सॉफ्ट ऋण, सॉफ्ट लोन है ये, सॉरी सॉफ्ट लोन है, लोन। सॉफ्ट लोन कौन सा होता है कि ब्याज रहित या बाजार दर से कम, मतलब जो बाजार में ब्याज है उससे कम ब्याज पर आपको मिल रहा है, मतलब वो सॉफ्ट लोन दिया जा रहा है। हाल ही में पड़ोसी देशों के लिए यह 3 बिलियन से 15 बिलियन हो गया है। भारत ने बढ़ा दिया है पड़ोसी देशों के लिए सॉफ्ट लोन। तो बाजार में जो नॉर्मल रेट होती है उससे कम रेट पे अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो या ऋण दे रहे हो तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट लोन। मतलब फ्री में दे रहे हो या फिर थोड़ा बहुत आप ब्याज लगा रहे हो जो मार्केट से काफ़ी कम है, तो सॉफ्ट लोन हो जाएगा। बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, धरती आबा नाम से जाना जाता है इनको, भगवान भी कहते हैं इनको। और जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को इन्हीं की जयंती पे मनाया जाता है, 15 नवंबर। और छोटा नागपुर पठार झारखंड में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और धर्मांतरण समाप्त करने हेतु बिरसाइत पंथ की शुरुआत की थी इन्होंने, बिरसाइत पंथ इन्होंने खुद ने बनाया था। और खुटकुड़ी बहाल तथा बेगारी पर रोक, खुटकुड़ी बहाल बेगारी पर रोक के लिए प्रयास किए इन्होंने। और छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट 1908 लागू हुआ। छोटा नागपुर में काश्तकारी एक्ट 1908 लागू हुआ इनके प्रयासों से। ठीक है, तो आपने देखा 15 नवंबर को कौन सा दिवस? जनजातीय गौरव दिवस। किसकी याद में?
बिरसा मुंडा की याद में। हिमालय ग्रे लंगूर, हिमालय ग्रे लंगूर कैसे होते हैं? लुप्त प्राय होते हैं हिमालय ग्रे लंगूर। IUCN में इंडेंजर्ड है ये। और पत्ते खाने वाले बंदर की प्रजाति है ग्रे लंगूर। लंगूर तो हम बंदर को बोलते ही है, तो बंदर की प्रजाति तो हो ही जाएगी। इंडेंजर्ड है, ये ध्यान रखना है, इंडेंजर्ड है और लगभग लुप्त प्राय है। सुंदरवन क्या है? एकमात्र मैंग्रोव वन है जहाँ बाघ रहते हैं। सुंदरवन एकमात्र मैंग्रोव वन जहाँ पे बाघ रहते हैं, नहीं तो मैंग्रोव वन जो है वहाँ पे बाघ नहीं मिलते हैं बाकी जगहों पर भारत में। नील कुरुंजी, नील कुरुंजी ये काफ़ी फेमस रहा है, काफ़ी टाइम से फेमस भी है, क्योंकि इसकी कुछ खास विशेषता है। जैसे 12 वर्ष में ये एक ही बार खिलता है, देख रहे हो आप, 12 वर्ष में एक ही बार खिलता है। और ये मिलता है हमारे साउथ में, 16 वन में पाया जाता है, जैसे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे। और कर्नाटक की सेडूरू पहाड़ी, पूर्वी घाट के सेवराय पहाड़ी पर भी मिलते हैं। ये पूर्वी घाट पर कौन सी पहाड़ी है? सेवराय पहाड़ी। और कर्नाटक में कौन सी है? सेडूरू की पहाड़ी। तो ये ध्यान रखना है, सेडूरू की पहाड़ी पूछा जाए तो कहाँ है? कर्नाटक में। और सेवराय पहाड़ी कहाँ है? पूर्वी घाट पे। 1300 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलते हैं। और लगभग 45 प्रजातियां पाई जाती है नील कुरुंजी की। कितनी प्रजातियां है? 45 प्रजातियां है इसकी। कर्नाटक में सेडूरू ध्यान रखना है और पूर्वी घाट में सेवराय पहाड़ी ध्यान रखना है। 12 वर्ष में एक बार 16 वनों में मिलता है। आगे देखते हैं कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर। कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर ये क्या है? कोरोनिविया नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि कृषि से कुछ रिलेटेड है, क्योंकि हम इसके बारे में काफ़ी पढ़ चुके थे पहले। यूएनएफसीसी के तहत कृषि और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाला एकमात्र कार्यक्रम, कृषि और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, यूएनएफसीसी ने चलाया है। और इसे 2017 में फिजी में पक्षकारों के 23वें सम्मेलन में शुरू किया गया। कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर, ये कृषि व खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, ये ध्यान रखना है। कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर। कोरोनिविया नाम आते ही कृषि ध्यान में आना चाहिए, कृषि और खाद्य से रिलेटेड है, ठीक है। तो कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर 2017 में, इसमें आगे ये भी है एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। कोरोनिविया जॉइंट वर्क ऑन एग्रीकल्चर, कई बार कोरोनिविया ही देता है। ये कोरोनिविया टर्म किससे संबंधित है? कृषि और खाद्य से। और इसे 2017 में फिजी में पक्षकारों के 23वें सम्मेलन में शुरू किया गया था। अब कुछ वन्य जीवों के बारे में दे रखा है। देखिए, वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं में परिवर्तन अगर हमें करना है तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश के बिना नहीं होगा। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की सिफारिश के बगैर क्या नहीं होगा? सीमाओं में परिवर्तन नहीं हो सकता। और इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर। NTCA की सिफारिश के साथ राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की मंजूरी से ही टाइगर रिजर्व की सीमा में अगर परिवर्तन करना है तो NTCA सिफारिश करेगा, और उसके बाद में जो बोर्ड है वो मंजूरी देगा, तभी टाइगर रिजर्व की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। और वन्य जीवों की में अगर परिवर्तन करना है तो भी बोर्ड की सिफारिश की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र लेखांकन यह पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को मापने और इस जानकारी को आर्थिक एवं अन्य मानव गतिविधियों से जोड़ने के लिए एक फ्रेमवर्क है, एक तरीके का। फंक्शनल अतिरेक, कार्यात्मक अतिरेक क्या होता है? जब पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की विलुप्ति से होने वाली क्षति की भरपाई उस पारिस्थितिकी तंत्र में समान कार्य करने वाली अन्य प्रजातियों द्वारा की जाती है तो उसे कार्यात्मक अतिरेक कहते हैं। जैसे कि कोई जाति विलुप्त हो गई है, उसकी पूर्ति हम कोई और कर रहा है तो उसको बोलते हैं कार्यात्मक अतिरेक। की स्टोन में यह निम्न होता है। की स्टोन में, क्योंकि की स्टोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति होती है उस क्षेत्र की, तो उसकी पूर्ति करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना।
उसकी क्षति की भरपाई मतलब हो ही नहीं पाती एक तरीके से देखा जाए तो कीस्टोन प्रजातियों में जो ये फंक्शनल ये जो है अतिरेक ये बहुत ही निम्न होता है। तो कार्यात्मक अतिरेक कीस्टोन प्रजातियों में निम्न होता है। और कार्यात्मक अतिरेक आप समझ गए, कार्यात्मक अतिरेक का मतलब होता है कि जैसे कोई एक प्रजाति है वो विलुप्त हो गई है तो उसकी जगह कोई दूसरी प्रजाति ले, या फिर उसकी जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए कोई और प्रजाति आए तो उसको कार्यात्मक अतिरेक कहते हैं। ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व आपने सुना होगा। ड्यूगोंग कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। पहला ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। ड्यूगोंग क्या होता है? समुद्री गाय होती है। यह साइरेनिया वर्ग की 4 जीवित प्रजातियों में से एक है। साइरेनिया वर्ग की 4 जीवित प्रजातियों में से एक है ये ड्यूगोंग साइरेनिया। भारत में एक संरक्षित जीव ये मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। WPA फर्स्ट में है। हाल ही में संख्या में इनकी में कमी आई है। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में है। ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। समुद्री गाय कहा जाता है इसको। और शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र जीवित प्रजाति जो समुद्र में पाई जाती है। शाकाहारी स्तनपायी है ये। ड्यूगोंग शाकाहारी स्तनपायी जो समुद्र में पाया जाता है। गाय से आप समझ जाइए कि शाकाहारी है ये, एकमात्र शाकाहारी स्तनपायी है जो समुद्र में पाई जाती है। ठीक है, साइरेनिया वर्ग की 4 जीवित प्रजातियों में से एक है। कौन से वर्ग में आता है ड्यूगोंग साइरेनिया? भारत में एक संरक्षित जीव ये मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो कहाँ पाएंगे? कच्छ की खाड़ी में मिलेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप में मिलेंगे, मन्नार की खाड़ी में मिलेंगे। मतलब भारत का जो